5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से जुड़ी तमाम अहम और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं कवींद्र, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। पंजाब और गोवा में बुधवार से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू। 18 जनवरी तक दाखिल हो सकते हैं पर्चे। 19 तारीख को होगी जांच। अखिलेश यादव और मुलायम की बैठक रही बेनतीजा। समाजवादी पार्टी के दोनों धड़ों को चुनाव आयोग का नोटिस। चुनाव चिन्ह पर 13 जनवरी को होगी सुनवाई। विवादित बयान पर साक्षी महाराज को चुनाव आयोग का नोटिस। बीजेपी सांसद का आरोपों से इनकार। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दलों ने की कार्रवाई की मांग। गोवा में आम आदमी पार्टी पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग पहुंचा मामला। और सबसे पहले बात उन दो राज्यों की जहां चुनाव अब सर पर हैं, और पंजाब और गोवा में यहां पर बुधवार से नामांकन का काम शुरू होगा। दोनों राज्यों में 18 जनवरी तक उम्मीदवार अपने पर्चे भर सकते हैं, जबकि चुनाव आयोग 19 जनवरी को पर्चों की जांच करेगा और 2 दिन बाद यानी 21 जनवरी तक उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। पंजाब की सभी 117 और गोवा की 40 सीटों पर सबसे पहले 4 फरवरी को मतदान है। यानी 5 राज्यों में चुनाव में 2 राज्यों में मतदान का काम 4 फरवरी को ही पूरा हो जाएगा, जबकि उसके बाद उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मणिपुर में मतदान का काम शुरू होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान पेश होने वाले आम बजट के मामले में केंद्र सरकार ने आज चुनाव आयोग को अपना जवाब सौंप दिया। कैबिनेट सचिव की ओर से आज जवाब चुनाव आयोग को सौंपा गया है। आयोग इस जवाब की जांच कर अगले ही कुछ दिनों में अपना फैसला सुना सकता है। विपक्षी दल विधानसभा चुनाव से पहले बजट का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि चुनाव आयोग ने 6 जनवरी को सरकार से जवाब मांगा था और विपक्ष चाहता है कि चुनाव से पहले बजट पेश न हो। इसे लेकर कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी पार्टियों ने आयोग से शिकायत की थी। चुनाव आयोग ने 5 चुनावी राज्यों के निर्वाचन अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों पर लगे होर्डिंग्स और विज्ञापन से नेताओं के फोटो हटाने या फिर उन्हें ढकने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने ये ताज़ा निर्देश अपने 12 दिसंबर 2004 के दिशा निर्देशों को दोहराते हुए दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपने राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने के लिए सार्वजनिक कोष से धन खर्च नहीं कर सकता। हालांकि ये साफ किया गया कि परिवार नियोजन या समाज कल्याण योजनाओं के होर्डिंग्स जो जनता को संदेश देते हों, उन्हें बरकरार रखा जा सकता है। इस बीच चुनाव आयुक्त बुधवार को चुनाव तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ का दौरा करेंगे। और बुलेटिन में आगे हम बात करेंगे अलग अलग राज्यों में किस तरीके से हालात हैं, और जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे। लखनऊ में कृति मिश्रा, तो देहरादून में नवविक्रम और इम्फाल में अखिलेश मौजूद हैं। लेकिन शुरुआत यूपी से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में जारी विवाद सुलझने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि आज अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच बैठक हुई है। हालांकि सुलह के फार्मूले पर बात बनी या नहीं, ये अब तक साफ नहीं, लेकिन चुनाव आयोग ने दोनों ही पक्षों को अपनी बात रखने के लिए 13 जनवरी को बुलाया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के नरम पड़ने पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मंगलवार उनसे मिलने पहुंचे। बंद दरवाजे के पीछे दोनों के बीच करीब 1.5 घंटे बैठक हुई। हालांकि अखिलेश यादव मुलाकात के बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिए बिना निकल गए, लेकिन इस मुलाकात को सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश माना जा रहा है। साथी हैं नेताजी, जब संरक्षक बना के रहे हैं तो और उनका आशीर्वाद है, मुलाकातें हो रही हैं तो साथ हैं। अलग होने का क्या मतलब? जब सिंबल होगा तब ये स्थिति बनेगी। अभी तो मुलाकातें हो रही हैं तो सारे लोग आशान्वित हैं। इधर समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह पर दावे के मामले में चुनाव आयोग 13 फरवरी को दोनों पक्षों की बात सुनेगा। अखिलेश और मुलायम के दोनों खेमे आयोग के सामने अपने दस्तावेज पेश कर चुके हैं। इससे पहले सोमवार को मुलायम सिंह ने अपना रुख नरम करते हुए कहा था कि समाजवादी पार्टी में अब कोई विवाद नहीं है और अखिलेश यादव ही पार्टी की ओर से अगले मुख्यमंत्री होंगे। चुनाव के बाद
अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। जानकारों का मानना है कि इस विवाद में पार्टी को चुनाव में नुकसान हो सकता है। इलेक्शन से पहले ही अगर कुछ मुद्दे तय कर लिए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर उन मुद्दों के साथ चलते हुए वो जाएंगे इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनका भविष्य जो है वो अंधकारमय हो जाएगा। पिछले हफ्ते भी विवाद सुलझाने के लिए अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही थी और दोनों गुट पार्टी पर दावा करते हुए चुनाव आयोग पहुंच गए। मुलायम परिवार और पार्टी में वर्चस्व को लेकर कई महीनों से कलह चल रहा था, लेकिन 1 जनवरी को लखनऊ में हुए समाजवादी पार्टी के अधिवेशन में अखिलेश यादव को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था और मुलायम सिंह को संरक्षक की भूमिका देने पर दोनों खेमों में विवाद और बढ़ गया। शिवपाल और अमर सिंह की गैर मौजूदगी में हुई पिता और पुत्र के बीच मुलाकात को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला सामने उभर कर नहीं आया है। अब सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन के निर्णय पर है। लखनऊ से कैमरामैन शिव कुमार के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और लखनऊ से कृति मिश्रा हमारे साथ जुड़ रही हैं। कृति, बैठक जरूर हुई और बहुत अहम भी कही जा रही है, लेकिन नतीजा क्या रहा? खबरें ये भी हैं कि मुलायम सिंह यादव को अखिलेश ने मना लिया है कि फिलहाल 1 से 2 महीने तक इस मामले को शांत रखा जाए और मुलायम सिंह यादव अपने गुट के कैंडिडेट्स को मैदान में नहीं उतारेंगे। जी हाँ कविंद्र, देखिए सामने कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला उभर कर तो नहीं आया, लेकिन जो सीएम के करीबी हैं उनका कहना है कि मुलायम सिंह ने अखिलेश से कहा कि वो इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ अपना पत्र वापस ले लें और साथ ही ये आश्वस्त किया कि समाजवादी पार्टी के लिए चीफ मिनिस्टीरियल चेहरा अखिलेश ही रहेंगे। इधर अखिलेश ने साफ कर दिया है कि अगर पार्टी का जो टिकट वितरण है उस पर उनका एकाधिकार रहेगा तो कोई बात बन सकती है। इधर अखिलेश यादव ने अपने जो उनके समर्थक हैं उनको ये भी कह दिया कि वो चुनाव की तैयारी करें। 2-3 दिन में उनका जो भी चुनाव का शेड्यूल है वो भी सामने आ जाएगा। और जो मुलायम सिंह का खेमा है उनकी तरफ से ये भी खबर आ रही है कि कल मुलायम सिंह मीडिया से बात कर सकते हैं, तब ये साफ कर सकते हैं कि अखिलेश और उनके बीच क्या सहमति बनी है। जी कविंद्र। शुक्रिया कृति इस अपडेट के लिए आपका। उधर विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने साक्षी महाराज को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। आयोग ने आचार संहिता उल्लंघन मामले में साक्षी महाराज को बुधवार तक जवाब देने का वक्त दिया। हालांकि साक्षी महाराज आरोपों से ही इनकार कर रहे हैं। चुनाव के लिए किसी पर उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज बीते दिनों मेरठ में दिए गए विवादित बयान को लेकर घिरते नजर आ रहे हैं। बयान के बाद जहां विरोधी दल उनकी आलोचना कर रहे हैं, वहीं चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर बुधवार सुबह तक जवाब देने को कहा है। हालांकि साक्षी महाराज का कहना है कि नोटिस का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी संप्रदाय के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। मेरी चिंता जनसंख्या को लेकर थी, मेरी चिंता वोटों को लेकर नहीं थी, मेरी चिंता किसी पार्टी को लेकर के नहीं थी। मेरी वीडियो देखी जा सकती है, मैंने किसी संप्रदाय का नाम लिया ही नहीं, मैंने सबके लिए कहा है। तो मुझे लगता है नोटिस का कोई औचित्य नहीं है। वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और वाम दल साक्षी महाराज पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस तरीके का बयान नहीं जारी करना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी धर्म जाति के आधार पर रोका है और इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अब उनका जवाब देखिए क्या आता है, और इलेक्शन कमीशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की कोई भी हरकत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर हमारे हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन तय करें उनके बयान के ऊपर वो क्या स्पष्टीकरण देते हैं। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू है और उल्लंघन पर आयोग ने संज्ञान लेना भी शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पीस पार्टी के अध्यक्ष मोहम्मद अयूब के खिलाफ भी आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। वहीं गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी का संज्ञान लिया है जिसमें उन्होंने लोगों से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों से पैसा लेने और वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को देने के लिए कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद चुनाव आयोग भी जोर शोर से तैयारियों में जुटा हुआ है। मतदान के मामले में उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा, लिहाजा इस बार ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग ने अभियान शुरू किए हैं। यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की शपथ लेते लोगों की ये तस्वीरें हैं रायबरेली की।
इलाके में जगह जगह चुनाव आयोग इस तरह के अभियान चला रहा है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इससे मतदान को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश में मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनेगा। आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत जो है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ताकि अधिक से अधिक परसेंटेज में वोटिंग हो, इसके लिए ये जो है कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ये अभी से लेकर के पहले मतदाता दिवस जो हमारा 25 जनवरी को है, तब तक लगातार विभिन्न कॉलेजेस में और वैसे भी जो विभिन्न संगठन हैं उनके द्वारा कार्यक्रम अभी लगातार होंगे। और 25 जनवरी के बाद भी जिन मतदान केंद्रों पे कम मतदान प्रतिशत रहा है पिछले चुनावों में, वहाँ भी लगातार जो है फोकस करके कार्यक्रम करेंगे ताकि आने वाले चुनावों में बम्पर वोटिंग जो है। रायबरेली जिले के कई स्कूलों को इस मुहिम से जोड़ा गया है। साथ ही अलग अलग मोहल्लों में भी शिविर लगाकर लोगों को मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यह अभियान सिर्फ रायबरेली में ही नहीं बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। असल में पिछले चुनावों में आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो यहां मतदान प्रतिशत बहुत संतोषजनक नहीं रहा। 2012 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 59.40, 2007 में 45.96 और 2002 में 53.80% मतदान हुआ। चुनाव आयोग की कोशिश है कि इस बार मतदान को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सियासी संग्राम के आगाज के साथ ही चुनावी मुद्दों का मंथन भी शुरू हो चुका है। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में युवा मतदाता शिक्षा, रोजगार, पलायन और महिला सुरक्षा को देखकर इस बार कुछ मुखर दिख रहा है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 10 विधानसभा सीटें हैं। इनमें चक्राता के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र से लेकर शहरिया चकाचौंध वाले मैदानी इलाके भी शामिल हैं। केंद्रीय संस्थानों की भरमार और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की मौजूदगी ने देहरादून को मेट्रोपॉलिटन टच दे दिया है। देहरादून में यूं तो हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही कुछ क्षेत्रीय मसले भी रंग दिखाते हैं, लेकिन इस बार युवा मतदाता शिक्षा और रोजगार जैसे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। जगह जगह सीवर लाइन खुद भरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार कर क्या रही है? स्वास्थ्य के प्रति किसी को लापरवाही हो रही है। आए दिन आप देखते हैं पहाड़ में तरह तरह की समस्याएं हो रही हैं। स्वास्थ्य और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, इसको देख के हम वोट करेंगे। कॉलेज में CBCS सिस्टम लागू किया गया है। CBCS सिस्टम के तहत में स्किल के कोर्सेज आए हैं, तो उसमें हर स्किल के कोर्सेज के हिसाब से अलग से टीचर्स होते हैं स्किल के, जिसमें टीचर्स की कमी है। तो हम चाहते हैं कॉलेज में टीचर्स की कमी भी दूर की जाए। राजनीतिक दल टिकटों के बंटवारे की कवायद में जुटे हैं तो युवा वर्ग अपने मुद्दों को लेकर संजीदा है। महिलाओं से दुराचार की बढ़ती घटनाएं युवा मतदाताओं के लिए वोट डालने की कसौटी हैं। नई सरकार आने पे मैं सबसे पहले चेंजेस लाना चाहती हूँ कि लड़कियों के प्रति कुछ नया करा जाए। लड़कियाँ सुरक्षित होनी चाहिए। लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि क्या बोलते लड़कियाँ बाहर जाओ और अनसुरक्षित हो। आजकल हमारे माँ बाप हमें बाहर क्यों नहीं भेजते? क्योंकि हम सुरक्षित नहीं होते, और हमें सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले जो चेंजेस लाने चाहिए सरकार को। बीइंग अ स्टूडेंट मैं ये चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पे सरकार आए वो हम यूथ के लिए, हम स्टूडेंट के लिए सबसे पहले तो एजुकेशन लोन को लेके कुछ हमें प्रोवाइड करवाए। सेकंड, यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हम यूथ के लिए लेकर आए। थर्ड, यहाँ पे तीसरी चीज़ ये लेकर आए कि यहाँ पे स्कूल्स वगैरह ज़्यादा बने, कॉलेज वगैरह ज़्यादा बने। नेताओं की ओर से एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति मतदाताओं को जरा भी नहीं लुभा रही। उद्योगों की कमी वाले उत्तराखंड में बड़े बुजुर्ग भी रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा मानते हैं। हमारे यहाँ अस्पताल की दिक्कत है। अस्पताल हमारे यहाँ आसपास नहीं है। 10 किलोमीटर अस्पताल है, जो वहाँ जाने में दिक्कत पड़ जाती है। दूसरा, हमारे यहाँ जो है आसपास फैक्ट्रियाँ जो अभी हैं सब में बाहर कहीं रोजगार दिया जाता है। यहाँ पे कुछ फैक्ट्रियाँ लगनी चाहिए ताकि ग्रामवासियों को रोजगार मिल सके। राज्य में एक ही चरण में 14 फरवरी को मतदान होना है। बर्फबारी से ठंड बढ़ने के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में सियासत गर्मा रही है, लेकिन युवाओं की दिलचस्पी नेताओं के दावों में नहीं, अपने मुद्दों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही चुनावी मुद्दों ने भी जोर पकड़ लिया है। राज्य में नोटबंदी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। नकदी की किल्लत से किसान परेशान है और भरपूर फसल होने के बावजूद किसानों को इस बार फसल के सही दाम नहीं मिल पा रहे। ये है हरिद्वार जिले के मंगलोर कस्बे की मंडी। आमतौर पर इस सीजन में यहाँ काफी चहल पहल रहती है, लेकिन इन दिनों यहाँ इक्के दुक्के लोग ही नजर आ रहे हैं। दरअसल नोटबंदी के बाद ये व्यापारी नकद भुगतान करने की हालत में नहीं है। इसके चलते किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बच्चे मत ऐसा का शायद राजू को तो जैसा पहले तक सारा पैसा बैंक में जमा हो गया और बैंक पैसा देना। जो नोटबंदी है ये खुल जाए, हमको पैसा मिलने लगे, हम किसान को पैसा देने लगे, वो नकद में गन्ना गिरना चाहते हैं, बीज लेना है, उसको खाद लेना है, वो अपनी जरूरत में गिरता है और क्या नाम हमारा ये इनका भी काम चले, मंडी वालों का, हमारा भी काम चले। किसान ही नहीं, मंडियों में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरों के सामने भी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। नकदी की कमी के चलते मजदूरों को कई दिन काम नहीं मिल पा रहा। मंडी में नोटबंदी की वजह से गन्ना ये काश्तकार लोगों को पेमेंट कैश में नहीं हो पा रहा, तो जिसकी वजह से गन्ना इनको मिलने में असुविधा हो रही है। गन्ना नहीं मिल रहा है तो जिसकी वजह से गुड़ की अराइवल बहुत कम है। समस्या जी पैसों की तरफ से आ रही है, नोटबंदी की तरफ से। पहले 300-400 की मजदूरी पड़ जाती और अब जब पूरा दिन हो जाए 100 रुपए की मजदूरी नहीं पड़ रही। जब बुग्गी वाले थे 1-2 बुग्गी आ रहे हैं, वहीं बिक रही सारी। हालांकि इस मंडी में बैंक की शाखा भी है, लेकिन इसमें 8 नवंबर के बाद से ही तकरीबन हर रोज ही नो कैश का बोर्ड लगा रहता है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि उनके पास सीमित पैसा आता है, ब्रांच में निकासी की मांग जमा होने वाले पैसे से कहीं ज्यादा है। जो डिमांड है, डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास उतना कैश नहीं आ पा रहा है। अब डेली बेसिस पे अगर देखिएगा तो हम लोग करीब 10 से 12 लाख जो है सो कैश डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो हम लोग डिवाइड करते हैं अप्रोक्स 200-250 कस्टमर सेविंग के, और करंट के हम लोग 10 to 20 कस्टमर जो आते हैं उस पर डिवाइड करते हैं, और मैक्सिमम जितना जो हो सकता है उसको एवरेज निकाल देते हैं। हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं वो वीकली बेसिस पे आ रहे हैं हमारे पास RBI से या करेंसी चेंज से, वो हम लोग स्टॉक करके दे रहे हैं। जो रूटीन में जो पैसे घूम रहे हैं वो बहुत कम घूम रहे हैं। नोटबंदी लागू हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। ऐसे में सिर्फ किसान और मजदूर ही नहीं, व्यापारी भी सरकार से खासे नाराज हैं। अगर जल्द हालात बेहतर न हुए तो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में नोटबंदी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, हरिद्वार। और इस वक्त हमारे साथ उत्तराखंड के मंगलौर से नवविक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, जिनकी रिपोर्ट भी हमने देखी। नवविक्रम, आपकी रिपोर्ट में हमने देखा कि किस तरीके से नोटबंदी के बाद किसान परेशान हैं, लेकिन क्या ये परेशानी उन्हें चुनावी मतदान के दरमियान झलकेगी, उनके वोट में गणित बिगाड़ सकती है पार्टियों का? जी बिल्कुल, अगर नोटबंदी के मुद्दे पर बात करें तो ये पूरी तरीके से सियासी समीकरण बदल सकती है, क्योंकि जो किसान हैं इस समय गन्ने की फसल, अगर यहाँ के मैदानी इलाकों की बात करें तो गन्ने की फसल कट रही है, गुड़ आ रहा है मंडियों में, और वो गुड़ किसानों को कैश चाहिए, आड़तियों के पास कैश उपलब्ध नहीं है। ऐसे में किसान बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास जो नकद की सबसे बड़ी समस्या है, और हाल के दिनों में ये ठीक होती नहीं दिख रही, और चुनाव सर पर हैं। ऐसे में जरूर ये एक बड़ा असर दिखा सकती है। इसके अलावा जो नोटबंदी है वो बाकी इलाकों में भी, क्योंकि यहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ काफी दूर पर ATM है, ऐसे में पहाड़ी इलाकों में भी नोटबंदी का काफी असर देखने को मिल सकता है। जी कविंद्र। शुक्रिया नवविक्रम, यहाँ से ताज़ा अपडेट देने के लिए आपका। और अब बात पंजाब की। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि राज्य की जनता अरविंद केजरीवाल को अगला मुख्यमंत्री मानकर वोट करे। पार्टी नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोहाली में आयोजित एक चुनावी सभा में कहा कि पंजाब में पार्टी की सरकार बनने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए। मनीष ने दावा किया कि राज्य की जनता आम आदमी पार्टी का खुले दिल से सहयोग कर रही है। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। पंजाब का मुख्यमंत्री ऐसा होगा जो नशा नहीं फैलाएगा। तर मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होना है। पहला चरण में जिसमें 38 सीटों पर वोटिंग है, जिसकी अधिसूचना 8 फरवरी को जारी होगी। नामांकन भरने की अंतिम तारीख 15 फरवरी है, जबकि 16 फरवरी तक पर्चों की जांच का काम होगा। 18 फरवरी नामांकन वापस लेने की तारीख होगी।
पहले चरण की सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होगी। मणिपुर में दूसरे चरण में 22 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसके लिए 11 फरवरी को सूचना आएगी। 18 फरवरी नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 20 फरवरी तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। 22 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जिसके बाद दूसरे चरण के लिए 8 मार्च को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती यहां पर 11 मार्च को ही होगी। अखिलेश तुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता इम्फाल से इस वक्त। अखिलेश, अगर मणिपुर की बात करें तो जो बाकी 4 राज्य हैं वहां से काफ़ी कुछ तस्वीर अलग दिखती है, मुद्दों के लिहाज से भी देखें और भौगोलिक लिहाज से भी। किस तरीके का परिवर्तन या फिर राजनीति का अलग टेम्परामेंट यहाँ आपको नजर आ रहा है इस चुनावी रणनीति में? देखिए कविंद्र, मणिपुर की एक खास बात यह है कि यह म्यांमार के साथ जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उससे जुड़ी हुई है। मणिपुर की एक दूसरी खास बात यह है कि जो नगा आंदोलन का एक बड़ा हिस्सा मणिपुर में सक्रिय है, जो NSCN IM और NSCN खापलांग जो अलगाववादी ग्रुप हैं, उनके आप प्रेजेंस इस राज्य में बहुत ज़्यादा है। और तीसरी एक बड़ी खास बात यह है कि यहाँ तकरीबन 20 लोग बताते हैं 20 से 40 अलगाववादी समूह हैं, विद्रोही समूह हैं। लेकिन एक उसके अलावा एक चौथी खास बात यह है कि यहाँ 15 साल से अस्थाई सरकार है, कांग्रेस की सरकार है और वह पूरी तरह से अस्थाई रूप में। और यहाँ तक कि रोचक स्थिति यह है कि कांग्रेस के खिलाफ जो भी गठबंधन है वो पूरी तरह से 15 सालों में नहीं उभर पाया है। लेकिन एक समस्या यहाँ की ये है कि यह पिछले कई दिनों से करीबन 2 महीने हो गए यहाँ NSCN के कुछ गुटों ने यहाँ ब्लॉकेट कर रखा है, जिससे मणिपुर में सामान की आवाजाही पर काफ़ी अंकुश लग गया है। जो एक समय नेपाल में आपने समस्या देखी हुई कि मधेसियों के ब्लॉकेट के कारण नेपाल की तरफ सामान नहीं जा पा रहे थे, उसी तरह मणिपुर में अभी जो नगा कुछ समूह हैं उनके ब्लॉकेट के कारण मणिपुर के शेष भागों में सामान की आवाजाही बहुत कम हो गई है। तो इस तरह की तस्वीर है मणिपुर में। लेकिन एक तरह से कहें कि मणिपुर ने आज़ादी के बाद भारत में विलय स्वीकार किया था, 1949 में भारत में विलय स्वीकार किया था और उसके बाद लगातार मणिपुर भारत के पूरे लोकतांत्रिक समाज से, लोकतांत्रिक पूरी परंपरा से जुड़ा हुआ है। और सबसे एक रोचक बात यह है कि मणिपुर में इतने आदिवासी समूह हैं, तरह तरह की संस्कृतियां हैं, तरह तरह के जो यूं कहें कि इस बार देखना होगा कि क्या एक स्थायी सरकार मणिपुर को मिलती है या फिर जो एक तरीके से कहें वहां पर राजनीतिक उठापटक है वो एक बार फिर से सामने आएगी। बहुत शुक्रिया आपका वहां से ताज़ा अपडेट देने के लिए। और अब रुख गोवा का। गोवा में अरविंद केजरीवाल के भाषण के बाद आचार संहिता के उल्लंघन पर बहस तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केजरीवाल मतदाताओं को पैसे लेने के लिए उकसा रहे हैं। चुनाव आयोग ने शिकायतों के बाद मामले का संज्ञान लिया है। पैसा लेके आएंगे, मना मत करना, ले लेना सबसे अपना पैसा। अपना ही पैसा है, लूट रखा है इन्होंने इतने सालों से। और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले नोट मत लेना। 5,000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई हो गई, इस बार 10,000 लगेंगे। पैसा तीनों पार्टियों से लेंगे, लेकिन वोट झाड़ू के ऊपर पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से पूरे मामले की शिकायत की है। कांग्रेस और बीजेपी ने केजरीवाल के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि वो गोवा के लोगों को भ्रष्टाचार के नए गुर सिखा रहे हैं। हमारे पास वैसा पैसे नहीं है बीजेपी के पास लोगों को बांटने के लिए। हम हमारे काम के ऊपर और वेरियस स्कीम बनाए हमने गोवा में, उसके ऊपर हम गोवा में 2017 में सरकार स्थापन करेंगे। और केजरीवाल का जो बयान है सारा झूठा बयान है और झूठ बातें बोलने को माहिर है। Take money from all political parties but vote for AAP. You are teaching corruption and you are going to read out corruption. Is this not inducing the people of Goa to be corrupt? Is this not inducing the people to be dishonest? This is what you are come to give Goans? दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले पर पीछे मुड़ने से इनकार कर दिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार एल्विस गोम्स ने कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के बयानों के साथ खड़ी है। उनका कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता से घबराई हुई है।
हाँ सही है, वो हमने जो कहा वो कहा है, और ये लोगों ने अपना कॉन्शियंस पर हाथ रख के कहना चाहिए कि ऐसा कुछ करते नहीं। ये दोनों ने तो ऐसी कल्चर ही बनाई गोवा में, तो उसमें कहने में कोई बड़ी बात नहीं है, वो जो सही है। और ऐसी थोड़ी कहा कि उनसे पैसा लेके उनको वोट दे। हालांकि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि आगे की कार्रवाई के लिए मामले को भारतीय निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा। कैमरामैन प्रशांता के साथ संजय कुमार, राज्यसभा टीवी, गोवा। तो चुनावी खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।